तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है डायस्पोरा। तो हमने इसमें कई सारी चीज़ों को देखा था कि जो भारतीय डायस्पोरा है, विभिन्न पहलुओं को भी देखा था इसमें क्या-क्या चीज़ें उसकी हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में डायस्पोरा का पलायन हो रहा है। उसका पलायन की जो स्थिति है और वो ये डायस्पोरा की जो स्थिति है, जो विदेशों में जाके बस रहा है, वो अभी तक जिस डायस्पोरा का हमने अध्ययन किया था, जो औपनिवेशिक काल में जा रहा था और किस प्रकार से उसको एक समझौते के तहत भेजा जा रहा था। लेकिन ये जो डायस्पोरा है, उससे ये शब्द हट जा रहा है, एग्रीमेंट जिसको हम कह रहे हैं। माने गिरमिट और कांगड़ी डायस्पोरा इस समय नहीं जा रहा है। देख सबसे बड़ी विशेषता है 19वीं और 20वीं शताब्दी के डायस्पोरा का, ये बंधन में नहीं है, ये समझौते में नहीं है, ये किसी के दबाव में नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई मजबूरी नहीं है। ये पढ़ा लिखा, समझदार और अपने हितों के प्रति जागरूक डायस्पोरा है। ये अपनी मर्जी से पलायन कर रहा है। ये नहीं है कि इसके ऊपर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ये खाने के लिए तबाह हो गया है और फिर उसको एक बंधन, उसको लालच दिया जा रहा है और उस लालच के तहत इसका प्रवासन किया जा रहा है, नहीं। तो हम एक जो का अंतर देखती है हमारा डायस्पोरा काल में। सर तरीकों से इसको आप देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जब अपने देश से निकल रहा है तो इसके अंदर अपने जीवन को जीने की नहीं वो है कि जीवन कैसे बचाना है। इसको ये है कि हमको वहां जा करके अपने अस्तित्व को के साथ साथ अपने को कैसे स्थापित करते हुए आगे बने। एक तरह से आप ये कहिए कि वहां के जो व्यक्ति हैं उन लोगों में प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ है, उस प्रतिस्पर्धा के दौड़ में अपने को स्थापित करते हुए वहां की सारी स्थितियों को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। मैंने एक तरीके से वो वहां के लोगों की बराबरी करने के लिए आतुर है। जो वहां के आम हैं उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आतुर है, वो उनके जैसा बनने के लिए आतुर है। और इसका जो संघर्ष है और इसकी जो लड़ाई है आपके देश में, और आप यही देखते हैं कि इन्हीं कारणों के चलते आगे देखते हैं कि ये डायस्पोरा को उस देश में, जिस देश में ये निवास कर रहा है, वहाँ पे सारे अधिकार धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं। उसको राजनीतिक अधिकार भी मिलते हैं, सामाजिक अधिकार मिलते हैं, सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं, आर्थिक अधिकार मिलते हैं। हालांकि अगर आप एक तरीके से कहें कि जो इतिहास के अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है कि किसी भी इतिहास का जो अध्ययन का सबसे पहले शुरुआत होती है तो राजनीतिक इतिहास का न होकर के सारे इतिहास से शुरुआत होती है। तो उसी भांति अगर अपने आप डायस्पोरा जो 19वीं 20वीं शताब्दी गया है
तो उसके बारे में भी अब आपको अगर अध्ययन करना पड़ेगा तो सर्वप्रथम उसकी आपको सांस्कृतिक इतिहास से ही शुरू करना पड़ेगा। तो एक जो इतिहास के प्राचीन अध्ययन की जो पद्धति रही है, जो मिलना शुरू हुआ इतिहास में, उस तरह डायस्पोरा के बारे में मिल रहा है। इनको भी जो अधिकार मिल रहे हैं वो पहले सांस्कृतिक अधिकार मिल रहा है, धार्मिक अधिकार मिल रहा है, आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार मिल रहा है, आर्थिक अधिकार मिल रहा है, धार्मिक अधिकार मिल रहे हैं, और तब लास्ट में जाकर उनको किस किस का अधिकार मिला, राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं। तो ये जो क्रम है, ये क्रम को भी स्थापित करने में ये सफल हो रहा है। और इतना ही नहीं, वह डायस्पोरा, जो भारतीय डायस्पोरा वहां गया, शुरुआत में अपनी स्थितियों के अनुसार, जिस था उस परिस्थितियों के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, जितनी उनकी पोटेंसी थी उसके अनुसार उसने वहां पे काम करना शुरू किया। और बाद में काम करते करते वो डायस्पोरा वहां पे धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हुए, चाहे अपने लोगों का समूह बनाते हुए, एक संगठित समूह का गठन किया। और ये जो संगठन है ये सारे चीजों में गठित हो गए, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो। और इतने मजबूत स्तर पे आज के जमाने में गठित हैं कि उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश में भारतीयों की क्या स्थिति है, ये आप किसी से भी छिपा नहीं है कि भारतीय जिसको चाहते हैं उसको सत्ता में ला देते हैं, जिसको अगर चाहते हैं कि ये सत्ता में न आए तो चुनाव में वो सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। लोगों की निगाहें आज इन पे टिकी हुई है कि राजनीतिक परिवर्तन अगर कुछ होगा तो वो भारतवंशी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। ये स्थितियां कायम हो गई। यही स्थिति इकोनॉमिक क्षेत्र में भी है। इकोनॉमिक क्षेत्र में ये लोग बड़े बड़े उद्योगों, बड़े बड़े संस्थाओं, बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े कार्यालयों, हर जगह इनकी पहुंच हो गई है। पहुंच होने का मुख्य कारण आप जान रहे हैं कि भारतीयों की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करने का तरीका है, जो उनका व्यवहार है, जो अपने कार्य के प्रति उनकी लगन है, और आसानी से कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेने की जो क्षमता है, इन सारी क्षमताओं ने इनको विविध रूप से वहां पे स्थापित किए हुए है हर ऑफिस और कार्यालयों में। तो एक तरह से आप श्रम से लेके ऑफिशियल और जो प्रशासनिक क्षेत्र को जो आप कह सकते हैं, सारे क्षेत्रों पे आज इनकी पहुंच बनी हुई है। ये जो डायस्पोरा है वो कौन है? ये वही डायस्पोरा है जो 19वीं और 20वीं सदी में निकल के जा रहा है, जो आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हासिल किए हुए है, और उद्योग जगत के क्षेत्र में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ के पद पे जो कायम है वो यही लोग हैं। प्राचीन डायस्पोरा, जिसको हम प्राचीन कह रहे हैं, जो प्रथम चरण का डायस्पोरा है, उस डायस्पोरा से, उस डायस्पोरा के बाद की पीढ़ियां जो भले ही प्रगति करके इनके बराबर हैं, इनके लिए मार्गदर्शक बन रही हैं, इनका संघर्ष, लेकिन वो उनका जितना संघर्ष रहा है, इनका संघर्ष उनकी इतना कठिन नहीं रहा है। इनका भी संघर्ष है, बिना संघर्षों का कोई इतिहास नहीं होता है, लेकिन इनका संघर्ष उतना दर्दनाक नहीं है जितना दर्दनाक संघर्ष उनका है। तो इनके अपना एक, इनकी प्रगति का एक राजनीतिक इतिहास भी है, इनकी प्रगति का एक सामाजिक इतिहास भी है, इनकी प्रगति का एक इतिहास भी है, इनकी सांस्कृतिक प्रगति का भी एक अपना एक इतिहास है, जो 19वीं 20वीं शताब्दी में इनकी प्रवासन हो रहा है। और प्रवासन के लिए क्या परिस्थितियां जिम्मेदार हुई नहीं, वो आप जान रहे हैं कि क्या परिस्थितियां जिम्मेदार हुई, किस परिस्थितियों से ये गए, कितना पढ़ लिख के गए, और वहां जाने के बाद किस प्रकार अपने आप को स्थापित करें। बहुत सारे लोग तो इसलिए जा रहे हैं कि वहां की जलवायु, वहां की भौगोलिक स्थितियां इनको आकर्षित कर रही हैं। जैसे जितने भारत के सैनिक जा रहे हैं, जो एक बार गए यूरोप में, वो वापस चले आए, तो पुनः आने के बाद वो फिर जा रहे हैं। तो ये एक चीजें हैं। और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि जिस समय इनका प्रवासन हो रहा है, उस समय भारत में एक राजनीतिक गतिविधि चल रही है, आंदोलन चल रहा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, देश के लिए आंदोलन है,
देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन है। तो ये सारी गतिविधियों को स्थापित कर रहा है ये डायस्पोरा, और ये पहचान दिला रहा है, जो पहचान संस्कृतियों की उन लोगों ने कराई थी जिन जिन जगहों पे उनकी पहचान नहीं पहुंच पाई थी, उन लोगों को भी जो ये पहचान है अस्थाई तौर पे उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। तो यही डायस्पोरा कर रहा है। उनको चाहे जो अधिकार मिले, जैसे राजनीतिक अधिकारों की बात हो रही है, आपके पास दो जगहों का उदाहरण है आप कि किस प्रकार से सिख डायस्पोरा ने अपनी हर चीजों के लिए बाकायदे कोर्ट से आर्डर लेके संवैधानिक नियमों के तहत अधिकार पास करवाए, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो कहीं भी हो। यूरोप के अधिकांश देशों में आज देख रहे हैं कि क्या स्थितियां, सेना में काम करने वाले जो सिख हैं उन्होंने किस प्रकार से पगड़ी बांधने का अधिकार प्राप्त किया, सरकारी स्कूलों में ड्रेसों में किस प्रकार से इनकी पगड़ी को मान्यता दी गई, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था में किस तरह इनके सामाजिक जो संगठन गठित हुए। हाँ है कि और हम लोगों ने बात किया था कि जिस प्रकार से पंजाबी डायस्पोरा इन लोगों की मान्यताओं के लिए आधार बन रहा है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस प्रकार पंजाबी डायस्पोरा अपनी सामाजिक सोसाइटी का गठन कर रहा है, धार्मिक सोसाइटी का गठन कर रहा है, तो जो ऐसी डायस्पोरा जो इस काल में निकल रहे हैं, तो वहां करके आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन गठित किए जा रहे हैं जो राजनैतिक अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। जैसे इंडिया हाउस का नाम आप लोगों ने सुना है, इंडिया नामक कार्यालय बनाया जा रहा है, लोगों को देश के नाम पे यूनाइट किया जा रहा है। विदेशों में लोग चंदा दे रहे हैं, लोग वहां से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि जो तिरंगा बनाने का कार्यक्रम है उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वंदे मातरम नारे को महत्ता दे रहे हैं। तो आप एक तरीके से देश के प्रति जो लगाव है इन डायस्पोराओं का, वो जाके खुलेआम वहां पे कर रहे हैं। आजादी की जो लड़ाई भारत में चल रही है, उस आजादी को इंग्लैंड में भी लड़ रहे हैं, यूरोप के अन्य देशों में भी लड़ रहे हैं, और अमेरिका में भी लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके द्वारा एक बाकायदे संगठन शुरू बनाया जा रहा है, वो संगठन पत्र निकाल रहा है, पत्रिकाएं निकाल रहा है, और सारे गतिविधियों को कर रहा है। इनके अपने तरीके हैं, अपने लाइफ स्टाइल है, और रहने का, जीने का, खाने का एक जो भारतीय कल्चर है, सबको ये समाहित कर रहे हैं। ये अच्छी संगीत सुन रहे हैं, इंडियन कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को भी ये अपना रहे हैं, लेकिन अपनी जो कल्चर है उसको परंपरागत रूप से सजोने का भी काम ये कर रहा है डायस्पोरा। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं। अब अगर बात किया जाए कि क्या ये डायस्पोरा जो भारत से वहां पे गया हुआ है, यूरोपीय चाहे अन्य देशों में रहने वाले नागरिकों के बराबर की जो मांग कर रहा था वो प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया, तो अधिकांश जगहों पे इसके अधिकारों से द्वितीय नागरिकता की भी मान्यता मिली हुई है। और आप देख रहे हैं कि राजनीतिक अधिकार, खास करके वोट देने का अधिकार भी इनको मिल गया है बहुत सारे देशों में। अपनी खुद की फैक्ट्रियां और उद्योग लगाने का भी अधिकार मिल गया है, और धार्मिक स्वरूप में इनको मंदिर, मस्जिद और क्या नाम है कि गुरुद्वारे बनाने का अधिकार तो इनको प्रारंभिक चरण में ही मिल चुके थे इनकी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इनका है, सामाजिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत तगड़ा है। ये छुट्टी, हर सप्ताह जो छुट्टी का दिन है उस दिन इनका एक कोई ना कोई आयोजन होता है। उस आयोजन में किसी भारतीय कलाकार को बुलाते हैं, किसी कवि को बुलाते हैं, किसी ऐसे लोग को बुलाते हैं जो भारतीय संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, भारत की जमीन से जुड़ा हुआ है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और भारत की बातों को बता रहा है। और बड़े पैमाने पे आज शौक बनता जा रहा है, हाथों हाथ ले रहे हैं वो। आज देखिए भारत के जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी लोकल जैसे म्यूजिशियन हैं, गायक हैं,
जिसे खास करके आप देख लीजिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री वाला उद्योग, और ये पंजाबी उद्योग, पंजाबी फिल्मों का उद्योग, गायक, तमिल फिल्मों का उद्योग, उनके गायक, ये मतलब लोकल जो इंडस्ट्री आप कह सकते हैं जो भारत में काम करी, उनके लोकल गायकों के, अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के सबकी मांगे वहां पे बढ़ रही है। जो जिस क्षेत्र का रहा वो उस क्षेत्र के कलाकारों को भी, रीजनल कलाकारों को भी वहां आने जाने का मौका दे रहा है, आमदनी का मौका दे रहा है। बड़े बड़े फिल्मों के आपके आयोजन इनके यहाँ कराए जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही। इस जो परिस्थितियां हैं इसमें हम दोनों तरह के लोग देख रहे हैं कि अब औद्योगिकरण का जो दौर है वो और मॉडर्न हो गया है, और ये डायस्पोरा भी अपने एक तरीके से आप कहें कि जो मॉडर्नता की स्थिति है उसको प्राप्त कर रहा है। जो भी मॉडर्न दुनिया जिस मॉडर्नता की रेखा पे खड़ी है उसको प्राप्त करते हुए, तो इस प्रकार से डायस्पोरा अपने को स्थापित करते हुए काम कर रहा है। तो आप इसकी जो एक स्थिति को देखेंगे वो इस तरीके से इसका वर्णन करेंगे। और अगर इसकी बात की जाए कि जो इसका जो भारतीय डायस्पोरा है वो अब अलग अलग चीजों पे बिंदु पे बात करें अगर, तो उसकी संस्कृति कैसी है, सर उसकी स्थिति कैसी है, सर इतना हम बताओ। सर ये कह रहे हैं जैसे कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था उसमें क्रांतिकारी आतंकवाद पनपाने में उसकी कितना योगदान था। अब वो तो क्रांतिकारी आतंकवाद किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। जैसे सर गदर क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, गदर गदर आंदोलन तो आंदोलन आप जो हुआ था। गदर आंदोलन भारतीयों के दृष्टिकोण में तो ना क्रांतिकारी आतंकवाद तो ना था। भारतीय सर इतिहासकारों के नजरिए से अगर देखोगे, गदर आंदोलन भी एक आंदोलन था जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय लोग लड़ रहे थे, फंडिंग कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। बस कई गाँव में पत्रिका निकाली तो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, भगत सिंह आपके दृष्टिकोण से, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से आतंकवादी थे, लेकिन भारतीयों के दृष्टिकोण से हीरो थे और राष्ट्रीय आंदोलन। ये तो नहीं सर, साम्राज्यवादी या मेरे कहने का मतलब आतंकवादी मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत इतिहासकारों ने उनको जैसे कि बिपिन चंद्र ने उनको आतंकवादी कहा है। हालांकि उन्होंने बाद में वापस ले लिया था लेकिन फिर भी उन्होंने ही संबोधित किया था। तो उस बेस पर मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको आतंकवादी, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के लिए अगर संघर्ष कर रहा है, उसका संघर्ष आप ये कह सकते हैं कि हिंसक आंदोलन है कि अहिंसक आंदोलन है। दुनिया के जितने भी देशों में अपनी आजादी के लिए संघर्ष लड़े गए हैं, कोई भी संघर्ष अहिंसक नहीं रहा है, सब जगह हिंसा हुई। सिर्फ भारत के आंदोलन को हिंसक अहिंसा का आंदोलन कहा गया। चाहे आप देख लो जितने भी औपनिवेशिक देशों से लोगों को मान्यता मिली है, छूट मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो लोग बड़े बड़े क्रांतियां किए हैं, बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। फ्रांस को देख लो, भाई फ्रांस में क्रांति हुई कि नहीं हुई? 1889 की जो क्रांति हुई, 1789 की, वो क्रांति हुई कि नहीं हुई? उसको क्रांति का नाम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? रूस में दिया क्रांति जाता हुई है कि सर। नहीं हुई? बताओ वो क्या दिया जाता है। क्रांतियां बिना खून खराबे को हो गई, बिना विरोध के हो गई? भारत में तो ये हुआ कि भाई गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई खराबा खून नहीं होगा, सबने अवज्ञा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं होगा। तो ये एक दुनिया के लिए इसलिए तो बड़ा चैलेंज है। भाई हमारे यहाँ आंदोलन के कई मार्ग थे, तो हम किस मार्ग पे हैं, ये लोग किस मार्ग पे हैं, गांधी जी किस मार्ग पे हैं, सबका अपना अपना तरीका। अब किसके खिलाफ आप लड़ रहे हो तो वो तो कहेगा ही कहेगा कि नहीं ये इनका विरोध था। ये हमको जिस इनका क्या था, ये पढ़े लिखे लोग थे, इस संवैधानिक अधिकारों के लोग कोट कर रहे थे कि आप अपने नागरिकों को, आप कह रहे हो कि हमारा महारानी का शासन है भारत पे। इनकी इनकी लड़ाई का मूल मकसद क्या था? ये चैलेंज ये कर रहे थे जितने भी विदेशों से आंदोलन संचालित हो रहे थे,
वो कह रहे थे कि अगर ब्रिटेन की महारानी इंग्लैंड के नागरिकों को जो अधिकार दे रहे हैं वही अधिकार भारत के देना चाहिए, कि यहाँ यहाँ तो 1858 के बाद ब्रिटिश महारानी का प्रशासन हो गया है, तो यहाँ पे तो हमको उस अधिकार की वो अधिकार न चाहिए जो महारानी हमको देने की कोशिश कर रही हैं, जो अन्य देशों को, जो अपने नागरिकों को दे रही है ब्रिटेन में। तो उस चीज के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं और वो चीजें स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जबकि इनकी मूल लड़ाई इसी के लिए थी, जो विदेशों से जितने लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप इन चीजों को कह सकते हैं। भगत सिंह की जो लड़ाई थी वो तो भारत से ही लड़ी गई थी, तो उनको जो अलग नाम दिए लोग कि अलग तरीका है। भाई हम जिस मैंने हमने जो आंदोलन की रूपरेखा बनाई, ये बनाई, हम लोग ये जानते थे कि हम उतने सक्षम नहीं है, कि क्योंकि जो जिसके खिलाफ हम संघर्ष करने जा रहे थे वो शक्ति विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक थी। तो भारत की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो आसान नहीं थी। एक मायने से अगर आप देखें तो ये जो संघर्ष था ये आसान नहीं था, इनका संघर्ष बड़ा कठिन था, क्योंकि ब्रिटेन सारी सुविधाओं से संपन्न राष्ट्र था और उसके खिलाफ अगर आप डायरेक्ट लड़ाई लड़ते तो हो सकता था कि आप भारतीय नागरिकों को और क्षति पहुंचती, बहुत सारे लोगों का, जो जितने लोगों की मृत्यु हुई उससे ज्यादा लोगों को मारे जाते, बहुत ज्यादा खून खराबा होता। तो इसलिए गांधी जो असहयोग की भूमिका ले रहे थे, ये सविनय आंदोलन चालू कर रहे थे, लेकिन विदेशों में रहने वाले लोग यहाँ की हर चीजों से वाकिफ थे और वो जो सोच कर रहे थे अपने आंदोलन में, जो भारतीय लोगों को अपने पुस्तक के माध्यम से बता रहे थे, जागरूक करना चाहते थे, वो इसी चीज को जागरूक करना चाहते थे, जिसको गांधी नहीं जागरूक कर रहे थे। गांधी अपील की बना ले रहे थे, हम लोग अपील नहीं करना चाहते, सीधे दलील करना चाहते। ये सारी चीजें, ये बड़ा अंतर समझ में आ गई। वो सर उग्रवादी आतंकवादी सर जो इनका मतलब आतंकवाद की मतलब मैं इस संदर्भ पूछ रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या था? बहुत बड़ा योगदान मतलब था। हर सिर्फ आदमी, राजनीतिक क्षेत्र में ही योगदान था या फिर? एक चीज देखो तुम, पहली चीजें कि आपको ब्रिटिश आंदोलन के समय, पता नहीं तुम लोग अभी इस चीज को भी ध्यान में रखे हो कि नहीं रखे हो, जितनी भी आपकी सुनवाइयां होती थी, आपको अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है तो इंग्लैंड जाना पड़ता था, तो हर आदमी इंग्लैंड तो पहुंच नहीं पाता था। तो ऐसी अगर किसी लड़ाई को लड़ना है भारत के सामाजिक, चाहे किसी ऐसे सांस्कृतिक लड़ाई को, तो लड़ने वाले कौन लोग होते थे? यही लोग होते थे जो इंग्लैंड में बैठे रहते थे, ब्रिटेन में बैठे रहते थे, फ्रांस में बैठे रहते थे, यूरोपीय राष्ट्रों में बैठे हुए थे, उनके पास वकील की डिग्री होती थी, पढ़े लिखे थे, वही लोग वहां लड़ते थे। संसद की बहसें होती थी, भारत के ऊपर कोई बिल पास किया जाता था, वो कहाँ से पास किया जाता था? इंग्लैंड की संसद से पास होता था। तो भारतीय लोग तो इंग्लैंड की संसद में प्रदर्शन करने नहीं जाते थे, वहां के सांसदों से मिलने नहीं जाते थे, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम, ब्रिटेन की सड़कों पे आने का काम, यूरोप के अन्य राष्ट्र जो ब्रिटेन के सहयोगी राष्ट्र से उन देशों में रहने वाले भारतीय सड़कों पे आते थे, विरोध करते थे। क्यों कर रहे थे? वो ये इसलिए कर रहे थे कि ब्रिटेन को भारत के नागरिकों को ये अधिकार देना चाहिए, हम भारत के नागरिक हैं, जो आपके यहाँ रह रहे हैं, तो आप ब्रिटेन से आपके अच्छे संबंध है तो आप ब्रिटेन को कहें। तो इन चीजों के लिए कर रहे थे, वो अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कामागाटा मारू प्रकरण को आप देख ही रहे हो, फिर ये मैडम यस। कामा को आप देख ही रहे हो, उन्होंने किस प्रकार से विदेशों में ही ये इस चीज का प्रचार किया, और एक तरीके से आप कहो कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उनका किस तरह प्रकार से प्रचलन कर रहे हैं वो लोग। तो क्या उनके योगदान को हम भूल जाएंगे? भाई गदर आंदोलन के प्रभाव को आप भूल जाएंगे? गदर आंदोलन कई 7 भाषाओं में निकलता था और भारत के अलग अलग भाषाई क्षेत्रों में पहुंच जाता था। लोगों को मांग बढ़ गई थी कि उस पेपर के पीछे सरकार को लगना पड़ा, जो सरकार की पोल नहीं खोल रहा था तो क्या कर रहा था? लोगों को जागरूक कर रहा था, लोग उस पेपर को हाथ लेते थे, इंतजार करते थे, एकदम टाइम टू टाइम ये पेपर चला आता था।
ये श्याम कृष्ण जो वर्मा थे, उनको इसलिए तो अमेरिका जो इंग्लैंड की सरकार वो परेशान रहती थी, उनको यूरोप में उनको नहीं आने दे रही है, यहाँ नहीं वो करने दे रही है, अमेरिका जाकर रहने लग रहे हैं। उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया, उनके ऑफिसों को बंद किया, उनके कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, उनके प्रेस को जब्त किया जा रहा है। कभी विदेश में रहने आए तो हमारे पास यही चीजें नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में विदेशी भूमि से कितना महत्वपूर्ण भूमि की गई है, अगर इस पे बढ़िया से रिसर्च हो तो जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ के लोगों ने जितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, डायस्पोरा ने भी उतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बहुत सारी जगहों पर इनका आंदोलन रहा है जिनको हम आज तक जान ही नहीं रहे हैं कि क्या 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 किए हैं। धीरे धीरे जब आप अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये चीजें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन पे हम बहुत कम फोकस किए हैं। जो राष्ट्रवादी इतिहास के लेखक रहे हैं, जो इतिहास के अध्ययन करने वाले जो लोग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो भारतीय पक्ष था उसी पहलू पर जोर दिए हैं। आप किताब में देखिए, भारत के विदेशी सरजमी से होने वाले आंदोलन को कहीं भी कोई अध्याय में जगह दी गई हो? कम जगह दी गई है। अब आप डायस्पोरा पढ़े हो तो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे डायस्पोराओं को तो भारतीय डायस्पोराओं का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पढ़ोगे तो देखोगे कि कितना योगदान दे रहे हैं दुनिया के अन्य देशों से। भाई योगदान कई मामले में होता है, कोई शारीरिक योगदान देता है, कोई मोरल सपोर्ट करता है, कोई आर्थिक दे रहा है, और ये डायस्पोरा तो हर क्षेत्र से हर तरीके से दे रहा है, आंदोलन में सहयोग कर रहा है। गांधी जी का पोस्टर लगाने की इसको क्या जरूरत है? इंग्लैंड की दीवारों पर ये गांधी का पोस्टर चिपका रहा है, अमेरिका में गांधी का पोस्टर चिपका रहा है, फ्रांस में चिपका रहा है, जर्मनी में चिपका रहा है। क्यों चिपका रहा है, क्यों कर रहा है? भाई कैसे पता चल रहा है हिटलर को कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय लोग बगावत कर रहे हैं? हिटलर को जानने वाले लोग कौन है? नहीं, लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं वही जर्मनी के हिटलर को पत्र लिख के बता रहे हैं कि ये स्थिति है, आप डॉक्टरों के खिलाफ हैं तो आपको भारत के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। अभी तो सुभाष चंद्र क्यों मिलता, सुभाष चंद्र गांधी से क्यों मिलने की कोशिश कर? तो सोचते हैं इस चीज को देखिए दे रहे हैं। आप देखिए कि भारत को आजादी दे देनी चाहिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पे दबाव पड़ रहा है और वो कैबिनेट मिशन भेज रही। विदेशी लोग माने अमेरिका कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, फ्रांस के प्रधानमंत्री उन पर दबाव दे रहे हैं कि आपको भारत के लोगों को आजाद कर देना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय डायस्पोरा उन पर इतना दबाव बना रहा है कि वो प्रधानमंत्री उनको दबाव डाल रहे हैं सहयोगी होने के नाते। ये सारी चीजें, ये अध्ययन का दायरा बड़ा है। चलो आज यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, कल फिर शुरू करेंगे यहीं से जहां से छोड़े हैं। चलो पढ़ लेना, थोड़ा पढ़ के तब कल मजा आएगा और पढ़ने में। चलिए ठीक है, हम बंद करते हैं।